स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के क्षितिज के पाठ 2 राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखे हुए पाठ ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन द्वारा 1930 में तिब्बत की राजधानी ल्हासा की गई यात्रा का वर्णन है। वर्णन का एक छोटा सा अंश यहाँ पर लिया गया है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। अब उसके प्रश्न उत्तर हमने देखने हैं, तो आइए शुरू करते हैं ल्हासा की ओर के प्रश्न उत्तर। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो उत्तर होगा, इसका मुख्य कारण संबंध का महत्व है। तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, इसलिए यहाँ जान पहचान के आधार पर ही ठहरने की का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहाँ अच्छी जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। किंतु भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। इस बार उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति के कारण ही हुआ, क्योंकि लेखक वहां शाम को पहुंचा। उस समय वहां के लोग छंग पीकर होश खो देते थे, जिससे उन्हें सही गलत की पहचान नहीं हो पाती थी, और सुमति भी उस समय उनके साथ नहीं थे। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार के कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उत्तर होगा कि उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते थे, फिर देखते थे कि उसके पास पैसा है या नहीं। तो तिब्बत में हथियार रखने का कोई कानून नहीं था, इस कारण वे लोग बंदूक खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। इस साथ ही वहाँ निर्जन स्थान भी था जहाँ पुलिस का प्रबंध नहीं था। कोई घटना हो जाने पर उसका कोई गवाह भी नहीं मिलता था। तो इस प्रकार जो है कि उस समय हथियार का कानून न रहने के कारण क्या क्या भय रहते थे कि वहाँ बहुत निर्जन स्थान था और लोग जो है डंडे की तरह हथियार लिए लेके घूमते थे, पिस्तौल और बंदूक लेके घूमते थे। पहले चोर लोगों को मार देते थे, उसके बाद फिर उसके पास कुछ है या नहीं करके सामान ढूंढते थे। तो इस प्रकार बहुत समस्याएं उस समय थी। आगे आगे देखते हैं कि लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण लेखक पिछड़ गए थे? तो उत्तर होगा, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गए थे। 2 मुख्य कारण थे जिस कारण वो पिछड़ गए थे अपने मित्रों से। वो हैं, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले रास्ता भूल गया। दूसरा पॉइंट है, वे रास्ता भटककर 1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे। उन्हें वहां से वापस आना पड़ा, जिस कारण लेखक बहुत पिछड़ गया था। अगला आगे है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो इसका कारण ये था कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था, क्योंकि अगर वह वहाँ जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता, और दूसरा लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित 200 पोथियाँ यानी कि किताब का अध्ययन करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने जो है सुमति को दूसरी बार में जाने के लिए कह दिया कि वो चले जाएंगे तो मैं यहाँ किताबों का आराम से बैठ के अध्ययन कर पाऊँगा। अगला प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो उत्तर होगा, अब लेखक को इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जगह जगह रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश भी बिल्कुल नया था।
उनका घोड़ा बहुत सुस्त था। इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। तीसरा पॉइंट था, डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से उन्हें भीख मांगनी पड़ी। और चौथा पॉइंट है कि उनको भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। आगे, समय समय पर न पहुंच पाने के कारण सुमति के गुस्से का उनको सामना करना पड़ा। सुमति जो उनका गाइड था, मतलब उनका मित्र था। आगे, तेज धूप में चलना पड़ा और अपना सामान स्वयं ढोना पड़ा। वापस आते समय लेखक को रुकने का उचित स्थान नहीं मिल पाया था। तो ये उनकी बहुत सारी समस्याएं थी जो उनको यात्रा के दौरान सहनी पड़ी। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। तो तिब्बत में किस प्रकार का समाज था, यह इस रचना के आधार पर पता चलता है कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय तिब्बती समाज के बारे में पता चलता है कि तिब्बत में के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। ये समाज का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि वहाँ पर छुआछूत, जाति पाति, छोटा बड़ा इत्यादि कोई भी बुराइयां नहीं थी। सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों के लिए राजा के समान होता था। तो जो मठों के भिक्षु होते थे वही वहाँ पर देखभाल करते थे और राजाओं की तरह वो रहते थे, मतलब वो बहुत ही अच्छे लोग हुआ करते थे। उस समय के तिब्बती समाज में औरतें पर्दा नहीं करती थी। जो पर्दा प्रथा चलती थी वो लगभग वहाँ पर नहीं होती थी। उस समय तिब्बती समाज जागीरदारों में बटी थी। जमीन जो थी वो जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मठों में होता था। तो मठों के पास होता था, मठों के हाथ में होता था, तो इसलिए जो है मठ के भिक्षु ही उसकी देखभाल करते थे। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए इस वाक्य में कौन सा अर्थ है, इस वाक्य का क्या अर्थ है, तो इसको हम बताने का प्रयास करते हैं कि उस समय तिब्बती जमीन जमींदारों में बटी थी। इसका ज़्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था। अब मैं पुस्तकों के भीतर था, सॉरी, दोबारा प्रश्न आ गया है। तो इसके विकल्प हैं कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों के शेल्फ के भीतर चले गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी, या पुस्तक में लेखक का परिचय चित्र छपा था। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मैं पुस्तकों के अंदर था। कहने का मतलब यह है कि लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था, वो पुस्तक पढ़ने लग गया था और उसके मित्र सुमति वहाँ से चले गए थे। तो अगला प्रश्न होगा रचना और अभिव्यक्ति वाले पोर्शन से। इसमें देखिए, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो बहुत सारी उनकी विशेषताएं थी उनके व्यक्तित्व की। आइए हम देखते हैं उनके व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। उत्तर किस प्रकार होगा कि सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग हर गांव में लेखक को मिले। इससे सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं, जैसे कि सुमति हंसमुख व मिलनसार व्यक्ति हैं। सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। सुमति उनके यहाँ धर्मगुरु के रूप में सम्मानित थे। मतलब जैसे हिंदुओं में पंडित होते हैं, वैसे ही वो धर्मगुरु के रूप में वहाँ पर थे। सुमति सबको बोध गया का गंडा प्रदान करते थे। गंडा एक विभिन्न रंगों का कपड़ा होता है जो उनका शुद्ध बौद्ध धर्म वालों के लिए एक शुद्ध कपड़ा होता है, जो वो मंदिरों में टांगते हैं अपने, या घरों में टांगते हैं। तो पाकर सुमति सबको बोध गया का गंडा प्रदान करते थे। लोग गंडा पाकर धन्य अनुभव करते हैं। वह लोगों की आस्था का फायदा उठाने से भी पीछे नहीं रहता है। तो सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही रहा होगा, तभी लोग उसको उचित आदर देते होंगे। सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे और तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान भी वे रखते थे। तो तिब्बत का ज्ञान रखने के कारण ही वो गाइड बने हुए थे लेखक के लिए।
हालांकि उस वक्त मेरा वेश, अगला प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है या अनुचित विचार व्यक्त करें? तो उत्तर होगा, सामान्यतः लोगों की एक धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाले लोग व्यक्ति का आकलन उसकी वेशभूषा के आधार पर किया जाता है। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं। तो लेखक भिकमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी, यह आशा नहीं थी कि शेखर बिहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार में वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है, उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। यदि किसी ने गंदे कपड़े पहने होंगे तो हम समझते हैं यह गंदा व्यक्ति है, या बेकार व्यक्ति है, या गरीब व्यक्ति है। और किसी ने अगर बहुत अच्छे सूट बूट टाई पहनी होती है तो हम उसको समझते हैं ये बहुत अच्छा है। परंतु अच्छी वेशभूषा में कुछ से यानी गंदे विचारों के लोग रह सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा से कुछ नहीं है, कीचड़ में खिलने पर भी कमल अपनी सुंदरता बनाए रखता है। परंतु पहनते हैं किंतु ये जो है ठीक नहीं है। ठीक है, तो आगे प्रश्न है, यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? तो तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत की और चीन से लगती है। तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र तट से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और बीहड़ हैं। पहाड़ों के अंतिम सिरों पर नदियों के मोड़ पर खतरनाक सूने प्रदेश बसे हुए हैं। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं है। एक और हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं तो दूसरे ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ दिखते हैं। तिंगरी एक विशाल मैदानी भाग है जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है। देवालय को पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंगों से रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया है। आगे अगले प्रश्न लगभग पूरे होते हैं। एक प्रश्न बचा है जो आप स्वयं भी कर सकते हैं। उस प्रश्न का उत्तर आपने अपनी इच्छा के अनुसार लिखना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आगे की वीडियोस को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक और शेयर भी चैनल को कर दें प्लीज़।